हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। 126 क्वेश्चन हम अपन लोग कर चुके हैं। वैसे अब मैंने टोटल 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोगों को। आज हम जो क्लास कर रहे हैं, क्लास नंबर 5, उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें करेंगे 127 से लेकर के 175 के MCQs करेंगे। ठीक है, तो ये एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह लेना आप लोग, प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसे। वहाँ पर क्विजेज़ वगैरह, PDF वगैरह शेयर की जाती है। ठीक है, तो जाइए और ज्वाइन कीजिए उसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, वो जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, बस वही है, सक्सेस अलार्म। ठीक है, आप सर्च करोगे सिंपली आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, वो दोबारा सब्सक्राइब मत किया करो, फिर वो अनसब्सक्राइबर हो जाता है। ठीक है, दोबारा सब्सक्राइब मत किया करो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, नए वातागर के निर्माण और क्षयकारी वातागर के पुनर्जन्म के से जुड़ी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी भी नए वातागर का निर्माण हो रहा है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 127। किसी भी नए वातागर का निर्माण है और एक समाप्त तो होता हुआ वातागर जो पुनः क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया आप लोगों को बतानी है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। इसीलिए 127 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 128 है, पृथ्वी की परत प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। कथन दे रखे हैं आप लोगों को और राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो पृथ्वी की परत प्रणाली के संबंध में कथन का विचार है कि क्रस्ट के नीचे की परत सिलिका व एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्रस्ट के नीचे की परत, जो निचली क्रस्ट है, वो किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। उसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल से नीचे जो होती है वो सीमा होती है और सीमा से नीचे नीफे होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। कोर का औसत घनत्व 2.9 व 4.7 है ना भाई। कोर का औसत घनत्व 2.9 वगैरह नहीं होता, 13 के आसपास वहाँ पर घनत्व होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। नीफे सियाल के नीचे है ना। सियाल के नीचे क्या है? सीमा, और सीमा के नीचे है नीफे। तो ये तीसरा कथन भी आप लोगों का गलत हो गया। कथन एक ही केवल क्या है? सत्य है। ठीक है, तो 28वां क्वेश्चन, 128वां क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है अपन लोगों को। तो सत्य कथन केवल पहला कथन आप लोगों का सत्य है, केवल एक। ठीक है, तो 128 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 129। चलिए मिलान करना है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सेटलमेंट दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ दे रखी हैं उनकी विशेषताएं। तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ उनके बारे में कि पहला है बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड। बिखरा हुआ क्या होता है? ऐसा बिखरा हुआ, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो क्या इनका कोई केंद्र निश्चित है? नहीं है। तो इनका मतलब जो बिखरा हुआ सेटलमेंट है, डिस्पर्स्ड जो सेटलमेंट है, उनका कोई भी केंद्र नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पर है रेखिक। रेखिक मतलब लीनियर। लीनियर जो है मतलब किसी रेखा के सहारे, कोई ऐसी स्थलाकृति जो रेखिक रूप से हो, जो मानव निर्मित हो या फिर आप लोग प्रकृति वाला जो हो। ठीक है, ये जैसे नदी किनारे हो गया या फिर कोई सड़क किनारे हो गया। ठीक है, उनके सहारे जो भी सेटलमेंट्स बनते हैं वो रेखिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए रेखिक वाला कौन सा है कि रेल, सड़कों और राजमार्गों के साथ गुच्छित अवस्था में कौन बनते हैं? लीनियर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है एकाकी,
या प्रमाणविक दे रखा होगा आप लोगों के सामने, प्रमाणविक, ठीक है, प्रमाणविक। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चौराहों के साथ मिलते हैं और उद्योगों के केंद्रों के पास मिलते हैं। तो 129 का आप लोगों के सामने मैंने मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दिया, ठीक है। 130 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 है, सारगेसो सागर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सारगेसो सागर से संबंधित कथन बताने हैं और वो भी सत्य बताने हैं आप लोगों को। तो पहले देखते हैं, यह अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड समुद्र का उदाहरण है। तो ये पहला कथन आप लोगों का गलत हो गया। यह इनलैंड समुद्र नहीं है, ये एक सागरीय सतह का, वो सागर का एक सारगेसो सागर है, ठीक है। मतलब इसके चारों तरफ जो भी है वो पानी है, इसके चारों तरफ कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, यानी कि ये जो सागर है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पहला कथन आप लोगों का गलत हो गया। नंबर 2 कथन है कि यह एक गतिहीन समुद्र है जो महासागरीय धाराओं के प्रति चक्रवातीय संचलन द्वारा निर्मित होता है। ये बात सही है, इसमें कोई भी गति नहीं होती है। यहाँ पर घास उगी रहती है और उस घास का नाम है सारगेसन घास, और उस घास के कारण ही इसका नाम सारगेसो पड़ा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और प्रति चक्रवातीय संचलन किस प्रकार होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात की स्थिति होती है वो होती है क्लॉकवाइज। क्या होती है? क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है, धाराएं क्या चलती है इसके चारों तरफ? क्लॉकवाइज चलती है। आ रही है बात समझ में? महासागरीय धाराओं के प्रति चक्रवातीय संचलन द्वारा निर्मित होता है। जब महासागरीय धाराएं प्रति चक्रवात की तरह चलती है उत्तरी गोलार्ध में, तब ये निर्मित होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात की दिशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, और चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है उत्तरी गोलार्ध में। और ये कहाँ पर है सारगेसो सागर? ये अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो कथन नंबर 2 सही हो गया आप लोगों का। कथन नंबर 3 है, यह उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण 37/1000 की उच्च लवणता रखता है। तो ये भी सही है। तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए 131, क्वेश्चन नंबर 131 है कि ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो ज्वालामुखियों के संबंध में है कि ज्वालामुखी मुख, ठीक है, ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, ये उसका मुख हो गया। और पृथ्वी के आंतरिक भाग को जोड़ने वाला, जहाँ से मैग्मा निकलता है, मैग्मा चैम्बर को जोड़ने वाला जो ज्वालामुखी होता है वो भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीय पाइप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पाइप, ठीक है भाई। कथन पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादातर विस्फोटक होते हैं, ठीक है, विस्फोटक होते हैं, ये बात भी सही है। ज़्यादातर कैसे होते हैं? विस्फोटक होते हैं। तीसरा है, ज्वालामुखी को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। ज्वालामुखी को रिक्टर स्केल में नहीं मापा जाता। ज्वालामुखी को आप लोग बताइएगा, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, VEI, चलो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ज्वालामुखी को मापा जाता है इंडेक्स में, ठीक है, उसकी तीव्रता के आधार पर, कितना तेज ब्लास्ट हुआ, कितना धीमे ब्लास्ट हुआ। और रिक्टर स्केल में मापा जाता है भूकंप को, ठीक है। तो ये ऑप्शन कथन नंबर 3 आप लोगों का गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कथन 1 और 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132, क्वेश्चन नंबर 132 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है? सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिवनेस को दर्शाता है, जनसंख्या की पॉजिटिवनेस को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, प्रवास उम्र व लिंग चयनात्मक होता है, सही बात है। प्रवास उम्र और लिंग चयनात्मक होता है। किस प्रकार से? ऐसा तो है नहीं कि 60 वर्ष से ऊपर के जो बूढ़े हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो प्रवास करेंगे। किसके लिए करेंगे प्रवास? क्या वो कमाने जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो प्रवास कम करते हैं। प्रवास कौन ज़्यादा करता है? 25 साल से लेकर के 59 या 60 साल तक के युवा, या आप लोग कह सकते हैं व्यक्ति क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। तो उम्र हो गई। लिंग भी इसमें निर्धारण किया जाता है। औरतें ज़्यादा प्रवास नहीं करती हैं। ज़्यादा प्रवास कौन करते हैं? पुरुष करते हैं।
क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पुरुष जो प्रवास करते हैं वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जाते हैं, कमाने के लिए ज़्यादा प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये पहला कथन आप लोगों का सही हो गया। दूसरा है प्रवासन वैश्विक गरीबी के संकट को बढ़ाता है। बढ़ाता नहीं, ये कम करता है। कम किस प्रकार करता है? कोई व्यक्ति प्रवास करके किसी दूसरी जगह पर कमाने के लिए गया तो उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो क्या होगी? सुधरेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, कथन दूसरा गलत हो गया। तीसरा है प्रवासन जनसंख्या संरचना को प्रभावित करता है। ये भी बात सही है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उस जाने वाले स्थान पर उसकी कमी हो जाती है और जहाँ पर जाता है उस स्थान पर उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित करता है। इसीलिए पहला कथन सत्य है और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत हो गया। ठीक है, तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 व 3। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, 133। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, भारत में कम दूरी के प्रवास का प्रभुत्व है। प्रभुत्व की बात हो रही है कि मतलब कौन है या कौन सा प्रवास है जो सबसे ज़्यादा होता है और कम दूरी का होता है। ठीक है, कम दूरी का प्रवास है लेकिन सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत में महिलाएं होती है 18 से 25 वर्ष की, वो ज़्यादा प्रवास करती है और कम दूरी का प्रवास करती है। कम दूरी का किस प्रकार प्रवास करती है? क्योंकि वो अपने पीहर से कहाँ पर जाती है? ससुराल में जाती है। वो एक तरह से प्रवास ही हो गया, वहाँ से चली गई वो और वह कहाँ पर पहुँच गई? ससुराल। मतलब कम दूरी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जम्मू कश्मीर की लड़की है और वो कन्याकुमारी में शादी कर ली, ऐसा तो है नहीं। होता है कई जगह लेकिन ज़्यादातर कम दूरी का ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए 133 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर युवा महिला जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस देश में हिमालय अनुप्रस्थ है? अनुप्रस्थ हिमालय किस प्रकार है? इस प्रकार है। तो कौन कौन से देशों में अनुप्रस्थ है? तो पहले देखिए पाकिस्तान, यहाँ पर हो गया। दूसरा है यहाँ पर आप लोगों के सामने भारत हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया नेपाल, फिर भूटान, यहाँ पर चाइना, चाइना में भी है, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर मान लीजिए चाइना को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये हिमालय क्या है? अनुप्रस्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, 135, 135 है कि मौसम मानचित्र में एक तारा, स्टार प्रतीक किसको दर्शाता है? कोई तारा है, मान लो मौसम मानचित्र है, उसमें ऐसा प्रतीक दे रखा है, ऐसा प्रतीक दे रखा है, ऐसा। तो वो किसको दर्शाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहले जो क्लासें हुई थी उसमें बताया है। ये दर्शाता है हिमपात को, स्नोफॉल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हिमपात को दर्शाता है। इसलिए 135 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बूंदाबांदी को किससे दर्शाएंगे? बूंदाबांदी को इस प्रकार के प्रतीक से दर्शाएंगे। ठीक है, ये बूंदाबांदी हो गई, बूंदाबांदी। और वर्षा दे रखी है इसमें, तो वर्षा को किस प्रकार के प्रतीक से दर्शाएंगे? वर्षा के लिए इस प्रकार का प्रतीक यूज़ करेंगे। और बौछार दे रखी है इसमें ऑप्शन में आप लोगों के सामने, और बौछार के लिए यूज़ किया जाएगा इस प्रकार का, ये यूज़ किया जाता है बौछार के लिए। ठीक है, तो हिमपात के लिए स्टार यूज़ किया जाता है, बूंदाबांदी के लिए इस प्रकार का, वर्षा के लिए इस प्रकार का और बौछार के लिए इस प्रकार का। तो 135 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, 136, पृथ्वी की सतह को अधिकतम ऊर्जा दोपहर 12 बजे प्राप्त होती है। सही बात है भाई, पृथ्वी की सतह को अधिकतम ऊर्जा कब प्राप्त होती है? दोपहर 12 बजे प्राप्त होती है, लेकिन अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे कभी नहीं होता। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्यों होता है ऐसा आप लोगों को बताना है। तो ये है कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने में कुछ समय लगता है। सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने में क्या लगता है? समय लगता है। इसीलिए 12 बजे तापमान रिकॉर्ड न करके 2 बजे से 4 बजे के बीच में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक गर्मी उसी टाइम पर पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे धरातल गर्म होता है, ऊष्मा में परिवर्तन बाद में होता है। ठीक है, तो कथन 1 सही हो गया।
ठीक है। दूसरा है पृथ्वी की सतह से दीर्घ तरंग विकिरण के माध्यम से ऊर्जा की हानि शाम 4 बजे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से अधिक होती है। ये तो हानि के बारे में है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, तापमान ज़्यादा क्यों नहीं होता है, कभी नहीं होता, तो ये कथन दूसरा गलत हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी की तरंग धैर्घ्य के बारे में बता रहा है और ठंडा होने के बारे में बता रहा है, और प्रश्न क्या कह रहा है, गर्म होने के बारे में, सबसे ज़्यादा तापमान होने के बारे में। ठीक है, और कथन नंबर 3 है कि सौर विकिरण से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह से शाम 5 बजे तक जाने वाली लंबी तरंग विकिरण द्वारा खोई गई ऊर्जा से अधिक रहती है। सही बात है भाई, जो आने वाली जो विकिरण होती है उसकी जो गति होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है उससे अधिक होती है। ठीक है, एक तो सूर्य से धूप गिर रही है और एक पृथ्वी गर्म होने के बाद में खुद विकिरित होती है, तो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होंगी वो ज़्यादा तेज होंगी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आप लोगों का सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कथन नंबर 2 गलत हो गया, इसीलिए 136 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा कि 1 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसमें सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 करिए, क्वेश्चन नंबर 137 करिए आप लोग, चलिए करिए। एक क्वेश्चन नंबर 137 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 137 दे रखा है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भौमिक है। भौमिक मतलब भूमि पर आती है, भूमि के कारण आती है, भूमि में जब हलचल होती है तब कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है, तो सुनामी जल से होती है, बाढ़ जल से होती है, लू पवन से होती है, लेकिन भूकंप जो है वो भूमि में हलचल होने के कारण आती है, इसीलिए 137 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 138, क्वेश्चन नंबर 138 है चक्रवात में वायु का प्रसार किस ओर होता है। तो चक्रवात में हवाएं क्या होती है, बाहर से, यानी कि यहाँ पर उच्च वायुदाब है और ये एक केंद्र है जहाँ पर न्यून वायुदाब है, तो हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी और इसके चारों तरफ चक्कर काटेंगी, इसीलिए आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि हवाएं केंद्र की ओर चलती है, केंद्र से नहीं केंद्र की ओर चलती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 139, क्वेश्चन नंबर 139 है विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है। ये आप लोगों को सब लोगों को पता है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर कौन आता है, प्रथम स्थान पर आता है रूस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन 7 देशों के नाम जो सबसे बड़े से लेकर के भारत तक आता है। ठीक है, तो 139 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 139 का ए। ठीक है, लेब असिस्टेंट के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 140 देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 है आप लोगों के सामने, माउंट किलीमंजारो कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो माउंट किलीमंजारो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में है, तो माउंट किलीमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में माउंट किलीमंजारो है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पर, महानदी पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 141 का। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, 142 है आप लोगों के सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। कौन सी, गोदावरी। ऑप्शंस के अनुसार कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है, गंगा तो अपने प्रायद्वीप में नहीं बहती। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143 143, क्वेश्चन नंबर 143 है कि पुछताज क्या है। क्या पूछा है, पुछताज। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, पुछताज क्या होते हैं।
क्या पुछताछ हंगरी में घास के मैदान है, क्या बंदरगाह है, क्या पर्वत है, या किसी देश का कोई राष्ट्रपति है? तो पुछताछ क्या है? हंगरी के घास प्रदेश, हंगरी में घास प्रदेश है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो पुछताछ है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, कहाँ पर है ये? हंगरी में मिलते हैं। ठीक है, 143 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है आप लोगों के सामने। काईकलूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? काईकलूर, आप लोगों के सामने कुछ और लिखा होगा या शायद इस पर लिखा होगा काईकलूर। ठीक है, ये जो खनिज तेल क्षेत्र है वो कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। कौन सा? काईकलूर खनिज तेल क्षेत्र। ठीक है, 144 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145, क्वेश्चन नंबर 145 है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कौन सा सागर? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है। चलिए बताइए। तो दूध सागर मैं बता देता हूँ, मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है, और कर्नाटक और गोवा की बॉर्डर पर है। गोवा व कर्नाटक की बॉर्डर पर है, सीमा पर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा व कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है, मांडवी नदी पर है। ठीक है, कौन सा? दूध सागर। 145 का हो गया। ठीक है, 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 146 है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो समांतर रेखाएं याद कर लेना है क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आती है। 49वीं जो समांतर रेखा है वो है अमेरिका व कनाडा के बीच में है। अमेरिका व कनाडा के बीच में है। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 आप लोगों के सामने कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? कौन सा मंगलम पूछा है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो कब घोषित किया था। ठीक है, ये तो मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो कब घोषित किया गया था? पश्चिमी घाट में है या फिर पूर्वी घाट में है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, 148, क्वेश्चन नंबर 148 है 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देशांतर रेखा की बात हो रही है। और ये कहलाती क्या है? क्या ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? क्या ये भूमध्य रेखा कहलाती है या फिर कर्क रेखा कहलाती है? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे अपन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या फिर उसे बोल सकते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 149, 149, क्वेश्चन नंबर 149 है, क्या है ये? बेगा तथा कोरकू, बेगा तथा कोरकू, क्या दे रखा है? बेगा तथा कोरकू जनजातियां किस प्रदेश में मिलती है? कौन सी जनजातियां? बेगा तथा कोरकू जनजातियां किस प्रदेश में मिलती है? तो ये मिलती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मिलती है? मध्य प्रदेश में। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। 150, क्वेश्चन नंबर 150 है कि पिपली घाट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पिपली घाट ये एक दर्रा है। ठीक है, और ये आप लोगों को बताना है कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो पिपली घाट जो दर्रा है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। पिपली घाट कहाँ पर है? अरावली पर्वतमाला में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से जिले में पिपली घाट दर्रा मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को सूर्य की सीधी रेखा कभी नहीं मिलती है? सूर्य की सीधी रेखा किसे नहीं मिलेगी, ये आप लोगों को बताना है कि कभी नहीं मिलेगी भाई। तो 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इन तीनों के पार सूर्य ना तो उत्तर में जाएगा और ना ही मकर रेखा के दक्षिण में जाएगा। तो इन तीनों जो रेखाएं हैं, इन तीनों रेखाओं के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र देख रहे हैं, और इन तीनों रेखाओं के जो क्षेत्र में जो प्रदेश नहीं आता है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए बेंगलोर आता है भारत में, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी, वर्ष में 2 बार पड़ती है, 1 बार नहीं 2 बार, ठीक है। दूसरा है अंडमान और निकोबार, यहाँ पर भी पड़ती है वर्ष में 2 बार। तीसरा है श्रीनगर, श्रीनगर क्या है, ये जम्मू कश्मीर में है। और राजस्थान के अलावा उत्तर में जो 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, ठीक है, उसके उत्तर में सूर्य नहीं जाता। तो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कभी भी नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा हो सके टिल्टेड हो जाए, पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी 180 डिग्री झुक जाए। कभी हो सकता है, आने वाली भविष्य में हो सकता है, मैं भी, लेकिन वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसमें कभी भी जो सूर्य की सीधी रेखा है वो नहीं पड़ती। इसीलिए 151 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग लगा करके करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152, 152 मैंग्रोव वन मिलते हैं, मैंग्रोव वन पूछा है कहाँ पर मिलते हैं, तो मैंग्रोव जो वन मिलते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 ही है आप लोगों के सामने। जो डेल्टाई क्षेत्र हैं कौन से, वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर मिलते हैं। ना ही तो ये मध्य प्रदेश में मिलेंगी, ना ही ये जम्मू कश्मीर में, और ना ही नीलगिरी के पहाड़ों पर। ये कहाँ पर मिलेंगे, डेल्टाई क्षेत्र। कौन से डेल्टाई क्षेत्र, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। 152 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। 153 कौन सा असत्य है, असत्य की पहचान करके बतानी है। यहाँ पर दे रखे हैं 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। एक तरफ दे रखा है आप लोगों को सैटेलाइट का नाम, और दूसरी तरफ दे रखा है आप लोगों को उसे सैटेलाइट से संबंधित देश का नाम। तो लैंड सेट जो है वो नासा से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है, सही बात है। स्पॉट जो है, स्पॉट जो सैटेलाइट है वो फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, वो भारत से रिलेटेड है, ठीक है। ERS ये यूरोप से संबंधित है, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कि उपरोक्त में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा 153 का। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154, 154 है। GIS का मुख्य आधार क्या होता है, तो GIS का सबसे बड़ा और सबसे मेन जो आधार होता है वो होता है डेटाबेस, डेटाबेस। अब डेटा नहीं होगा तो प्रोसेसिंग किस चीज़ की करेंगे, डेटाबेस नहीं होगा तो हम डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस एक मुख्य आधार होता है GIS का। तो 154 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, 155, जापान का मिनीमाता रोग किस पदार्थ के श्रावण से फैला था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जापान का जो मिनीमाता रोग हुआ था, मीनामाता या मिनीमाता रोग जो हुआ था वो पारा के श्रावण से हुआ था। किसके श्रावण से हुआ था, पारा से हुआ था। कौन सा रोग, मिनीमाता, ठीक है। तो 155 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग देखना है कौन सा है, पारा। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, क्वेश्चन नंबर 156, 156, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, और उसे बोलते हैं NLR, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि ऊंचाई के साथ क्या हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस हो रहा है तापमान। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं ताप विलोमता। क्या बोलते हैं, ताप विलोमता। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 156 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, क्वेश्चन नंबर 157,
क्वेश्चन नंबर 157 है कि सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो द्रव की तुलना में ठोस से पी तरंगे अधिक तेजी से चलती है। पी तरंगों की प्रकृति क्या होती है कि ये तीनों जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनसे गुजरती है, और इसकी सबसे ज़्यादा तो गति होती है वो होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। इस प्रकार से पी तरंगों की गति होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम गैस में। तो ये आप लोगों का जो कथन ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि द्रव की तुलना में पी तरंगे अधिक तेजी से चलती है कहाँ पर, ठोस में। तो ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, तो सत्य कथन पहला ही हो गया आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बी, सी और डी क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, फेल्सपार के रासायनिक अपक्षय के लिए चूना आवश्यक है। तो फेल्सपार के रासायनिक अपक्षय के लिए चूना आवश्यक नहीं है, जल आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी है, मीथेन की तापन क्षमता अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है। मीथेन गैस की जो तापन क्षमता है वो अन्य जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा तापन है। तापन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है? मीथेन की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित प्रेयरी घास प्रदेशों का प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। प्रकीर्ण अधिवास तो पाए जाते हैं अर्जेंटीना के घास के मैदानों में पाए जाते हैं, लेकिन अर्जेंटीना में प्रेयरी घास मैदान नहीं है, वहाँ पर पंपाज है। प्रेयरी कहाँ पर मिलते हैं? यूएसए में मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 157 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, क्वेश्चन नंबर 158 158 ओयोशियो व कैलिफोर्निया ठंडी धाराएं कौन से महासागर की है? तो ओयोशियो चलती है जापान के पास, ठीक है। जापान के उत्तर से होती आती है ओयोशियो, ठीक है, कमचटका के पास, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओयोशियो वहाँ पर है, और कैलिफोर्निया मिलती है कैलिफोर्निया के पास, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर। तो ये दोनों ही जो क्षेत्र पड़ते हैं वो प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में मिलते हैं, इसीलिए 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, 159 क्वेश्चन नंबर 159 है आप लोगों के सामने कि कौन सी मापनी एटलस मानचित्र से संबंधित है? तो एटलस मानचित्र होता है वो लघु मापनी पर बनता है। किस पर बनता है? लघु मापनी पर बनता है, और सबसे लास्ट में बनता है, सबसे छोटी लघु मापनी पर बनता है, ठीक है, सबसे लघु मापनी पर बनता है। तो आप लोग इसमें देखिए कि सबसे लघु मापनी कौन सी है, सबसे छोटी मापनी कौन सी है। तो सबसे छोटी जो मापनी है वो इसमें है 1:25 लाख। 1:25 लाख क्या है? सबसे छोटी मापनी है, इसीलिए 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सबसे वृहद मापनी कौन सी है, ठीक है। 159 का सी हो गया। 160 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 है, गलत की पहचान कीजिए। गलत बताना है, गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जून 2012 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सतत विकास से संबंधित था। किससे संबंधित था? सतत विकास से संबंधित था। लगता है लाइट जाने वाली है, बाहर अंदर आ रहा है, ठीक है। सतत विकास से संबंधित था, सही बात है, जून 2012 में हुआ है वो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा व अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। समकोण पर नहीं होते, ये क्या होते हैं? तीनों एक सिद्ध में होते हैं, इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सिद्ध में होते हैं, ना कि समकोण पर। समकोण पर आते हैं सप्तमी अष्टमी को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, विकासशील देशों की आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत व शिखर संकीर्ण होता है। कौन से देशों की बात हो रही है? विकासशील देशों की बात हो रही है, ठीक है। तो विकासशील देशों में जनसंख्या क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, और दूसरी बात है वहाँ पर जो लोगों की जीवन प्रत्याशा है वो कम मिलेगी, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो कम विकसित होती है वहाँ पर, ठीक है। तो उनका जो पिरामिड बनेगा, ठीक है, वो कौन सा बनेगा? जनसंख्या पिरामिड, वो त्रिभुजाकार बनेगा, जिसका जो आधार होगा वो चौड़ा होगा, और जिसका शीर्ष क्या होगा? संकीर्ण होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, आयुलिंग पिरामिड का आधार विस्तृत व शिखर संकीर्ण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये सत्य हैं, और बाकी ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, क्वेश्चन नंबर 161, लगता है लाइट जाने वाली है,
161 175 MCQs करने वाले थे अपन। देखिए 161 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात देश से अधिक है। कमेंट करके बताइएगा कि देश का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, 900 और कितना है, एक अक्षर आप लोग बताना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करके बताना देश का लिंगानुपात कितना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात, देश का जो लिंगानुपात है उससे अधिक था। तो हरियाणा का कम था, झारखंड का कम था, पंजाब का कम था। महाराष्ट्र का जो लिंगानुपात था, वो देश का जो लिंगानुपात था कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस लिंगानुपात से अधिक था। तो 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, जल्दी जल्दी चलते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते क्लास को, हो सकता है लाइट चली जाए। क्वेश्चन नंबर 162, कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखने हैं भाई अब, और उसके बाद में क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। ठीक है, रडार एक सक्रिय प्रकार का दूरस्थ संवेदक है। मैंने जो पहली क्लासें करवाई थी उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि सक्रिय जो ऑप्शंस थे उनमें बताया गया था। तो रडार क्या है, एक सक्रिय संवेदक है, मतलब इसके पास खुद की तरंगें होती है। ठीक है, खुद की जो तरंगें होती है वो ये छोड़ता है और फिर उनको सेंस करता है। ठीक है, आ रही है बात समझ। तो रडार क्या है, एक एक्टिव रिमोट सेंसर है, सक्रिय रिमोट सेंसर है। ठीक है, दूसरा है एक्स किरणों का प्रयोग सुदूर संवेदन में किया जाता है। तो एक्स किरणों का सुदूर संवेदन में प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही तो गामा किरणों का किया जाता है, ना ही एक्स किरणों का किया जाता है, और ना ही पराबैंगनी किरणों का किया जाता है। सुदूर संवेदन में उपयोग नहीं किया जाता इन तीनों का। ठीक है, याद रखना इसलिए। और रडार क्या है, सक्रिय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 1 है वो सही हो गया, कथन नंबर 2 गलत हो गया। कथन नंबर 3 है स्पोर्ट जर्मनी का सुदूर संवेदन उपग्रह कार्यक्रम कहा जा सकता है। सुदूर संवेदन कार्यक्रम है स्पोर्ट। ठीक है, ये जर्मनी का नहीं है, ये किसका है, फ्रांस का। किसका है, फ्रांस का। तो कथन नंबर 3 भी आप लोगों का गलत हो गया। कथन नंबर 4 है निष्क्रिय दूरस्थ संवेदन यानी कि पैसिव रिमोट सेंसर में सूर्य की ऊर्जा का प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि एक्टिव जो रिमोट सेंसर होते हैं वो खुद की तरंग का प्रयोग करते हैं, खुद की लाइट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है पैसिव होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, वो सूर्य की लाइट का प्रयोग करते हैं। कौन से जो पैसिव रिमोट सेंसर होते हैं वो किसका यूज करते हैं, कौन से प्रकाश का यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आप लोगों का सही है। इसीलिए 162 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 1 व 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 163 क्वेश्चन नंबर 163 है भूमध्य असर्शन और रीजन है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शराब मुख्य पेय के रूप में उपयोग ली जाती है। भूमध्य रेखीय नहीं है, ये कौन से है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, CS वाले, कोपेन के अनुसार CS वाले। ठीक है, वहाँ पर मुख्य पेय क्या है, शराब है। क्यों, रीज़न दे रखा है कि यहाँ अंगूरों की अधिकता के कारण ही शराब पीने का प्रचलन है। ठीक है, यहाँ पर किसके कौन से फल उगाए जाते हैं, रसदार फल ज़्यादा उगाए जाते हैं और खट्टे फल उगाए जाते हैं। ठीक है, अंजीर वगैरह। ठीक है, खट्टे फल उगाए जाते हैं, उनमें सबसे अधिक कौन उगाए जाते हैं, अंगूर। इसीलिए वहाँ पर शराब पीने का प्रचलन है। तो ये कारण भी सही है और ये अभिकथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, क्वेश्चन नंबर 164 164 है काली मिट्टी का निर्माण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है। काली मिट्टी पूछी गई है, तो काली मिट्टी सब लोगों को पता है, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उस पे उसका जो लावा होता है, उस लावे से निर्मित जो चट्टानें जब अपर्दित होती है तो किसका निर्माण होता है, अपक्षयित होती है, तो किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए 164 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं, 165। क्वेश्चन नंबर 165 है गंगा की कौन सी सहायक नदी का उद्गम हिमालय पर्वत श्रेणी में है। हिमालय पर्वत श्रेणी की पूछी है और वो भी गंगा की सहायक। ठीक है, तो इसका मतलब ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो गंगा की सहायक नदियों के हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से होता है। तो गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो गोमत ताल से होता है, गोमत ताल से होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के सामने सोन।
सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। कहाँ पर होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और ऑप्शन नंबर डी होता है पुनपुन नदी। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। और इसका जो उद्गम होता है वो पलामू झारखंड से होता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 165 का जो ऑप्शन नंबर बी है कि रामगंगा, रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ये हिमालय से होता है। पता, ठीक है, रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो 165 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, 166 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए। क्वेश्चन नंबर 166 है कि मानव खाद्य, असर्शन और रीजन है, मानव खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर है। किसकी बात कर रहा है भाई? मानव की बात कर रहे हैं। मानव खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर है, ये बताता है। ऑब्वियस सी बात है, मानव खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ खाता है। ये मांस भी खाता है, ये शाक भी खाता है, ये जीवों को पकड़ के भी खाता है, सब कुछ खाता है। इसका मतलब मानव क्या है? खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर है, टॉप पर है। ठीक है, आज ये बात समझ में? तो ये असर्शन सही होगा। रीजन है इसका कि चीता शाकाहारी है, जबकि मानव केवल मांसाहारी है। चीता शाकाहारी है? नहीं, चीता शाकाहारी नहीं है। और मानव केवल मांसाहारी नहीं है, मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, सर्वाहारी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो गलत हो गया। इसका मतलब अभी कथन सही है, इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। 167 167 है, गलत बताइए भाई, गलत ऑप्शन बताना है आप लोगों को। तो देखिए, लू पाकिस्तान में चलती है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, लू पाकिस्तान में चलती है। सामूम दे रखा है यहाँ पर ईरान में, तो ये भी सही है। हरमट्टन चलती है पश्चिमी अफ्रीका, गिनी तट पर। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो गिनी तट है वहाँ पर चलती है। ठीक है, हरमट्टन, इसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बोरा। बोरा एक ठंडी पवन है और ये यूएसए में नहीं चलती है, एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है, या फिर कह सकते हैं आप लोग पूर्वी युगोस्लाविया पर चलती है। पूर्वी युगोस्लाविया में चलती है। कौन सी? बोरा चलती है एड्रियाटिक सागर के तट पर। कौन सी चलती है? बोरा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो गया कि गलत यही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 168, क्वेश्चन नंबर 168 है कि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की किस प्रकार की जानकारी मिलती है? भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो भूकंपीय तरंगों से जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो 168 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 169 देखते हैं। 169, क्वेश्चन नंबर 169 है आप लोगों के सामने। कौन सी गर्म धारा नहीं है? गर्म धारा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा है, कनारी जो धारा है वो एक ठंडी धारा है। और कनारी धारा कहाँ पर बहती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई। ठीक, और आकर के उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा में मिल जाती है। तो कनारी धारा क्या है? एक ठंडी धारा है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है गर्म धारा नहीं है। नहीं है का मतलब ठंडी धारा बतानी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो को, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। 170 है, जनांकीय संक्रमण की विशेषताओं को सम्मिलित करना है। जनांकीय संक्रमण की विशेषताएं दे रखी है आप लोगों के सामने और उनको सम्मिलित करना है अपन लोगों को। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने दिया था। अब ये बताना है कि थॉमसन ने कब दिया था। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1929, 1945, 1970, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, थॉमसन ने कब दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए सवाल, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर देना है। ठीक है, 170 का जो राइट आंसर देखते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है हाई स्टेशनरी, मतलब उच्च स्थायी अवस्था। इसमें क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है, इसीलिए उच्च जन्म और मृत्यु दर हो। ऑप्शन नंबर ए का एक सही हो गया। दूसरा है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, मतलब जो इनिशियल स्टेज है बढ़ने की वो है इसमें। और इसमें दे रखा है कि मतलब जन्म दर तो उतनी रहती है, तेज ही रहती है, लेकिन मृत्यु दर में क्या आती है
कमी आती है, मतलब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। 4 नंबर का सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी है इसमें उत्तर वर्धमान अवस्था, मतलब प्रारंभिक अवस्था के बाद में तीसरी जो अवस्था आती है वो है, इसमें क्या होता है, जन्म दर भी उच्च रहती है लेकिन इतनी नहीं रहती, जन्म दर धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जो मृत्यु दर होती है वो कम होती है, मृत्यु दर सबसे कम होती है। इसका मतलब इसमें कौन आ जाएगा कि उच्च जन्म तथा निम्न मृत्यु दर। जन्म दर तो उच्च रहती है मुकाबले मृत्यु दर के, निम्न मृत्यु दर होती है, ठीक है। तो तीसरे में तीसरा आ जाएगा। और चौथा है ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था। ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था का मतलब होता है कि जन्म तो कम लेंगे और मरेंगे ज़्यादा, क्योंकि लोग बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका डी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मैंने मिलान कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, क्वेश्चन नंबर 171 171 क्वेश्चन नंबर 171 है आप लोगों के सामने। आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है? आर्थिक भूगोल की प्रकृति बतानी है भाई आप लोगों को, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या स्थितिक है? नहीं, स्टेशनरी नहीं रहती, आर्थिक भूगोल बदलती रहती है, ठीक है। टूटी फूटी, ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी है विकासशील। तो आर्थिक जो भूगोल है वो हमेशा विकासशील ही नहीं होती, अर्थव्यवस्था कभी डाउन आती है और कभी उच्च जाती है, इसका मतलब विकासशील नहीं कह सकते अपन इसे। आर्थिक व्यवस्था है गतिशील, क्या है? गतिशील, डायनामिक है, कभी ये अर्थव्यवस्था नीचे आती है, कभी अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है। तो 171 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं, 172 क्वेश्चन नंबर 172 है आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मिट्टी के बर्तन क्या कृषि आधारित उद्योग है? कौन सी मिट्टी खेतों में उगाई जाती है? नहीं। कच्ची धातु शुद्ध करना, तो धातु को शुद्ध करना क्या कृषि आधारित है? नहीं। आभूषण बनाना, क्या कृषि, ऐसी कौन सी कृषि है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं? तो ये भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी क्या है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इसीलिए 172 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, क्वेश्चन नंबर 173 है मिलीबार मापन इकाई है। मिलीबार किसकी मापन इकाई है? तो सब लोगों को पता है मिलीबार जो है वो वायुदाब मापन की इकाई है। किसकी इकाई है? वायुदाब मापन की, ठीक है। तो 173 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 174 174 है नोमोनिक प्रक्षेप के बारे में बताया गया भाई। नोमोनिक प्रक्षेप पर बनाए हुए मानचित्र पर एक सीधी रेखा से क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो नोमोनिक रेखा पर, जो नोमोनिक प्रक्षेप पर जो मानचित्र बनाया जाता है उसमें जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, उस रेखा का मतलब क्या होता है? उस रेखा के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो उस रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दो बिंदु है कोई भी, ठीक है, उन दो बिंदुओं के मध्य वृहत व्रत होता है, ठीक है, उसका मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो गया? इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दो बिंदुओं के मध्य वृहद व्रत मार्ग प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो 174 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 175 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 प्रोग्राम दे रखे हैं आप लोगों के सामने, उनकी डेट दे रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पर पूछा था। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब किया गया था? 1977-78 में, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये कथन नंबर 4 हो जाएगा, 1977-78। दूसरा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1990 से 91, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल संभर विकास योजना, राष्ट्रीय जल संभर विकास योजना, इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1973, ठीक है, 1973। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, उसका सही क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। ये पूछा था मैंने कि भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 1954 में। कब किया था? 1954 में। अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? सक्सेस अलार्म नाम है। क्या नाम है?
सक्सेस अलार्म, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है सक्सेस अलार्म, ठीक है। ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो ये थे 175 क्वेश्चन। तो क्या इससे आगे क्वेश्चन कर ले अपन? 175 हो सकते हैं, 190 कर लेते हैं, 190 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ। चलो कर लेते हैं अपन 190 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 190 के आसपास, 175 हो गया, 176 देखते हैं, 176 देखते हैं। यहाँ पर लिख लो 190। 176 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 176 देखते हैं कि असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है कि असत्य कौन सा है। तो भूमध्य रेखा पर लवणता उच्च मिलती है, ये आप लोगों का पहला कथन ही असत्य हो गया। भूमध्य रेखा पर लवणता क्या मिलती है? न्यून मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर दोपहर बाद में क्या बरस जाती है? वर्षा बरस जाती है, और वर्षा का शुद्ध जल उसमें मिल जाता है और लवणता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी देखते हैं कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता मिलती है। सही बात है। अरब सागर में क्या होता है? कोई भी नदियाँ बहुत कम जाकर के मिलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जाकर के मिलती है, तो नदियों का शुद्ध जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा, इसीलिए वहाँ की लवणता कम होगी बजाय किसके? अरब सागर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम होती है, ये बात भी सही है। विश्व में सबसे अधिक लवणता टर्की की वोन झील में मिलती है, ये बात भी सही है। कितनी मिलती है टर्की की वोन झील में, ये आप लोग मुझे बताना है। इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? एक ऑप्शन और देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 176 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, 177। क्वेश्चन नंबर 177 है आप लोगों के सामने। इसमें दे रखे है जो उद्योग है वो दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो लोहा इस्पात जो उद्योग है वो डोर्ट माउंट का प्रसिद्ध है। क्या का प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग, डोर्ट माउंट। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटर गाड़ी, ये प्रसिद्ध है डेट्राइट का, डेट्राइट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि डेट्राइट कौन से देश में पड़ता है, ठीक है। मोटर गाड़ी डेट्राइट हो गया, ये प्रसिद्ध है। डेट्राइट क्या है? प्रसिद्ध है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोटर गाड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा डेट्राइट, ठीक है। वायुयान कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं अपने बेंगलुरु में, ठीक है। और नेक्स्ट है पोत निर्माण। पोत का मतलब होता है जहाज निर्माण कहाँ पर होता है? पोर्ट्स माउंट में होता है। कहाँ पर होता है? पोर्ट्स माउंट में, ठीक है। तो 178 नंबर देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 178। 178 क्वेश्चन नंबर 178 है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण किस पदार्थ का मानव शरीर में नुकसान होता है? मानव शरीर से में नुकसान होता है, मतलब कौन सा जो ऐसा पदार्थ है जो वाहनों से निकलता है? डीजल से निकलता है। किससे निकलता है? याद रखना ये भी चीज़, पेट्रोल से ज़्यादा डीजल हानिकारक होता है मानव स्वास्थ्य के लिए। और उसमें से कौन सा निकलता है? लेड निकलता है, लेड, या इसे कह सकते हैं सीसा। क्या बोल सकते हैं? सीसा। तो 178 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, 179। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल के उपागम आदर्शवाद मानव भूगोल का उपागम है, परिघटनावाद मानव भूगोल का उपागम है, अस्तित्ववाद मानव भूगोल का उपागम है, लेकिन जो प्रकृतिवाद है, निश्चयवाद जिसे अपन कह सकते हैं, वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। वो किसका उपागम है? भौतिक भूगोल का उपागम है। 179 का डी हो जाएगा। 180 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 है कि समताप रेखाएं कभी समान, असरसन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। असरसन दे रखा है, समताप रेखाएं कभी समांतर नहीं होती। तो ये आप लोगों का जो कथन अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समताप रेखाएं समांतर होती है। कहाँ पर होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। कहाँ पर होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और अक्षांश रेखाओं के समांतर चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी है, और पानी वहाँ पर जो तापमान है वो इक्वल रहता है लगभग, ठीक है। तो ये जो समांतर रेखाएं हैं, समताप रेखाएं हैं, वो बराबर चलती है, ठीक है। कभी नहीं होती ये दे रखा है, इसका मतलब ये जो असर्शन है आप लोगों का वो गलत हो गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ताप भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती। पृथ्वी पर ताप भिन्नता व्यवस्थित कभी नहीं है कि 45 डिग्री अक्षांश पर तापमान इतना ही मिलेगा, वहाँ पर कम ज़्यादा होता रहता है, तो व्यवस्थित नहीं होता। इसीलिए जो रीज़न है वो भी सही हो गया। इसका मतलब ए सही है तथा आर गलत है। ए सही है और आर
सॉरी, ए गलत है, ए गलत है तथा आर सही है। ये आप लोगों का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 180 का ये सही होगा, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, 181 देखते हैं, 181 क्वेश्चन नंबर 181 है, भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात असरसन और रीजन का है। भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक प्रभावित रहता है। ठीक है, ये जो तट है ये बताया गया है कि ये तट इस तट की तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में अधिक प्रभावी रहता है। ये बात सही है। ज़्यादातर तूफान कहाँ पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ठीक है, चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन, मूलतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। केवल शब्द आ गया यहाँ पर, अगर केवल नहीं होता तो ये सही कहते हैं अपन, लेकिन केवल जहाँ पर आ गया इसका मतलब ये रीजन गलत हो गया। क्यों? केवल बंगाल की खाड़ी से थोड़ी ना होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अटलांटिक महासागर में बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बनते हैं, इसके अलावा आप लोग देखिए चाइना के पास भी बनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। ठीक है, अरब सागर में भी बनते हैं, तो ये रीज़न इसका गलत हो जाएगा, केवल असर्सन इसका सही हो गया। ठीक है, 182 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182, 182, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम दे रखे हैं। कथन नंबर 1 है, हिम नदियाँ द्रवीभूत हो जाएंगी, सही बात है, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। नेक्स्ट है, समय से पहले आम में बोरे आ जाएंगी। ठीक है, सही बात है भाई, समय से पहले आम में बोरे आ जाएंगे, समय से पहले आम लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ पहले पड़ जाएंगी। नेक्स्ट है, संपर्क सूत्र बेहतर हो जाएंगे। भाई संपर्क सूत्र बेहतर होंगे या नहीं होंगे, इसका जलवायु से क्या संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, ये बताइए। इसमें तो जितना लोगों का दिमाग चलेगा, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उतना ही तो संपर्क सूत्र बेहतर होगा। इसमें ग्लोबल वार्मिंग का कोई रोल नहीं है। और कथन नंबर 4 है, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 सही है, कथन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो 182 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183, जो संपर्क सूत्र है वो ग्लोबलाइजेशन से बढ़िया होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़िया नहीं होंगे। ग्लोबलाइजेशन से बढ़िया होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होंगे। ठीक है, 183 देखते हैं, बेलनाकार समक्षेत्र का उपयोग विश्व में किस फसल के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो एक बात याद रखना, बेलनाकार जो प्रक्षेप बनाया जाता है वो विषुवत रेखा के आसपास बनाया जाता है, और वहाँ पर किसकी खेती की जाती है? रबड़ की खेती की जाती है। तो रबड़ की फसल को दर्शाने के लिए कौन से प्रक्षेप का यूज किया जाता है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 184, 184, क्वेश्चन नंबर 184 है, बंगाल की खाड़ी की अंतः समुद्री कटक किस अन्य नाम से जानी जाती है? ये भारत है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर 90 डिग्री देशांतर के पास एक कटक पाई जाती है, उसका दूसरा नाम पूछा गया अपन लोगों को, तो उसे बोलते हैं 90 ईस्ट कटक। 90 ईस्ट कटक, 90 ईस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है, देशांतर की बात हो रही है, 90 डिग्री देशांतर पर है, और ईस्ट देशांतर पर स्थित है, इसलिए इसे 90 ईस्ट कटक कहा जाता है। इसका पहला नाम क्या है, यह आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरा नाम पूछा है, पहला नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 184 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 185, 185, 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से करते हैं। 185, ठीक है, अपर्दन जन्य भू आकार है, कौन सा आकार है इन 4 ऑप्शनों में जो अपर्दन से बनता है? तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन नंबर पहला ही है वही अपर्दन से बनता है, कि गोर्ज अपर्दन से निर्मित होता है। इसका जो एजेंट है, कौन से एजेंट से बनता है? नदी द्वारा अपर्दन से गोर्ज बनता है। इसके अलावा विस्थापित शिलाखंड अलग है। विस्थापित शिलाखंड क्या होता है? नेपे सुना होगा आप लोगों ने, नेपे। ठीक है, जब फोल्ड ज़्यादा हो जाता है और एक जो शिला होती है वो टूट करके आगे गिर जाती है। ठीक है, तो विस्थापित शिलाखंड है। लोयस पवन द्वारा निक्षेपित स्थल रूप है, अपर्दन पूछा है। और हुक
हुक समुद्री लहरों से बनता है, निक्षेपित स्थल रूप है, इसीलिए 185 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं, 186 186 है, जो वायुमंडलीय परत विषम मंडल का अंग है वह है। कौन से मंडल है? 2 मंडल बताए हैं रासायनिक रूप से, सम और विषम। सम में कौन से परत आते हैं? शुरू की जो परतें हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है मध्यम मंडल। इसके अलावा जो भी परतें आएंगी वो किस में आएगी? विषम मंडल में आएगी। और इसके बाद में है ताप मंडल। तो ताप मंडल में कौन सा मंडल पाया जाता है? एक आयन मंडल पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल विषम मंडल का भाग है। आ रही है बात समझ में? यही है ना ऑप्शन? हाँ, विषम मंडल का अंग है वह है कौन सा है? आयन मंडल। तो 186 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं, 4 क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 187 187 है, महासागरों में तापमान के लंबवत वितरण के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लंबवत वितरण की बात हो रही है, मतलब ये सागर है और यहाँ से गहराई में जाएंगे अपन। कहाँ से जाएंगे? गहराई में जाएंगे। तो यहाँ पर जो तापमान के जो कम होने की दर है वो क्या पूछी है अपन लोगों को, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 25 है, 24 है, 30, 15, 20, 15 नहीं, 30, 25, 20, 15, 10, 5 ये है। तो अब ये पूछी है कि इसमें कौन सी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही देख लो, इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही बता रखा है कि पहले तापमान में क्या होगा? तीव्रता से गिरावट आएगी। मतलब 25 से डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? 15 डिग्री के पास आ जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा? तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसका मतलब पहले तीव्र फिर मंद गिरावट दर्ज की जाती है। इसलिए 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 188 3 क्वेश्चन और है। अस्थायी अधिवास किसके द्वारा बनाए जाते हैं? अस्थायी टेम्परेरी जो मकान है, टेम्परेरी जो सेटलमेंट है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो भी घुमंतु लोग होते हैं उनके द्वारा टेम्परेरी बनाए जाते हैं। तो चरवाहे जो हैं, नोमैड्स जिन्हें अपन बोलते हैं, उनके द्वारा टेम्परेरी अधिवास बनाए जाते हैं, अस्थायी अधिवास बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 189 क्वेश्चन नंबर 189 है, आंतरिक डेल्टा है। आंतरिक डेल्टा पूछा गया है कौन सी नदी का है, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। डेल्टा आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है और कोई सी बनाती है। आर्क्योइड डेल्टा जो है त्रिभुजाकार वो कौन बनाता है। इसके अलावा जो एस्चुरी है वो कौन बनाता है। लोबेट डेल्टा कौन बनाता है। ये डेल्टा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 189 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सी नदी आंतरिक डेल्टा बनाती है, ठीक है। 189, ठीक है। और 190 का जो क्वेश्चन है वो आप लोग मैं बता देता हूँ। 189 का आप लोग मुझे बताना, जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। 190 है, वायुमंडल की शुद्ध व शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व CO2 का संयुक्त प्रतिशत कितना होता है। तो नाइट्रोजन जो मिलेगी वो मिलेगी 90, कितनी मिलेगी? 78। कितनी परसेंट मिलेगी? 78% मिलेगी। या वैसे देखते हैं एक्यूरेट तो 78.08% इतनी है ना। नेक्स्ट है O2 मिलेगी 20.98%। नेक्स्ट है CO2 मिलेगी 0.03%। जब इनको ऐड करते हैं अपन, ऐड करते हैं, चलिए 08, 20.98, 0.03, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19, 1, 8 दूनी 16 और 3 कितने होते हैं? 19 होते हैं ना, हाँ। तो 9 और 1 10, 10 की बिंदु हाथ पे 1, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 99.09, मतलब 99 से ऊपर गई। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 99 से अधिक होता है। तो ये हो गए आप लोगों को 190 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। तथा अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पर्सन होंगे, ठीक है। 190 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं क्लास 5 के 4 पार्ट में, ठीक है।
टोटल 200 क्वेश्चन नहीं करवा पाया। हो सके तो मैं 10 क्वेश्चन आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी, क्लास नंबर जो 7 आएंगी, 6th क्लास में करवा चुका हूँ आप लोगों को। ये क्लास नंबर 5 का फोर्थ पार्ट था, ठीक है। 6th क्लास में मैं आप लोगों को 2 पार्ट दे चुका हूँ। उसमें मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं, 120 MCQs करवाए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो पहले पेपर्स में पूछे गए थे और वे बार बार रिपीट होते हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ये चीज़, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट MCQs के साथ। हो सकता है जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आप लोगों की PYQ की हो जाए, या फिर हो सकता है मैंने जो क्वेश्चन बनवाए हैं 200 क्वेश्चन है जो मानव भूगोल से रिलेटेड है, मानव भूगोल से जो रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनवाए हैं वो आप लोगों की क्लास हो सकती है। तो दोनों में से कोई सी भी क्लास हो सकती है। तो अपना ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, सक्सेस अलार्म नाम से है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।